हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेपर आईएएस का जो प्रीलिम्स पेपर है, हाउ टू सॉल्व इट। मतलब आप लोगों ने बड़े लोगों के एनालिसिस देखे होंगे। वो मैं ये नहीं कहूँगा वो गलत कराते हैं या कुछ गलत करा रहे हैं। वो ठीक है उनका भी, क्योंकि उनको प्रॉपर क्वेश्चंस का बताना पड़ता है। तो उनका जो मैं एनालाइज समझता हूँ वो होता है कि जब पेपर हो जाता है उसके बाद एक टीम बैठती है एंड दे ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और उसके बाद वो विद एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था। जो मेरी नज़रों में ये रहता है कि उसका अब फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है और नेक्स्ट टाइम जो आएगा एग्ज़ाम वो बिल्कुल डिफरेंट आएगा। मैं आज आपको थोड़ा-सा बताने जा रहा हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें ये है कि आपको मैं इसमें एक, क्योंकि मैं एक्चुअली आप देख सकते हैं कि मैं एक एक्स एस्पिरेंट रहा हूँ जिसने 6 टाइम दिया है। पहला मैंने दिया था 2009 में, लास्ट मैंने दिया 2019 में। सारे चाहे नहीं दिए बट 6 के 6 दिए और हर साल मैं तैयारी करता रहा। वो बात अलग है कि एंड में जाके मैं सोचता था इस बार नहीं देता, इस बार नहीं देता। बट मैंने 2009 से लेके 2019 तक का हर एक आईएएस प्रीलिम्स अच्छी तरह उसको मैंने देखा है, समझा है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। इसलिए आई वॉज़ एबल टू क्रॉस थ्रू। और कैसे, मतलब मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, मैं 100 के 100 क्वेश्चंस का आंसर नहीं दूंगा। मैं ये बताऊंगा कि जब हम वहाँ पे पेपर देने बैठते हैं तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहती है, हाउ टू सॉल्व प्रीलिम्स पेपर, कैसे हमें करना चाहिए पेपर, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करने जा रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे। अब स्टार्ट करते हैं। 2019 का देख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने लास्ट 2019 का ही दिया था। देखिए मेरे पास जो सेक्शन आया था वो पार्ट ए आया था। ये मैंने अभी डाउनलोड किया है यूपीएससी की साइट से। तो अगर आपको लगे कि इस पर कटिंग्स वगैरह नहीं हुई हुई, तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन था, विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। देखिए मैं इसको अच्छी तरह समझता हूँ, बट मैं इस क्वेश्चन पे ना अभी तो मैं नहीं लगा सकता, मैं साइड पे लिख रहा हूँ। हम लोग क्या करते थे कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करते थे। जो हम लोग प्रो हो चुके हैं कि हमें पता है कि प्रीलिम्स को कैसे थ्रू करना है, तो हम लोग क्या करते थे, श्योर, एक हमारा होता है श्योर, जिसपे हम यहाँ पे राइट मार्क लगाएंगे, जैसे टिक मार्क कहते हैं कि हमें ही पक्का पता है और उसको हम तुरंत सॉल्व कर देंगे। एक हम राउंड लगाते थे, उसको समझते थे हम कंफ्यूजन, कि हम उसको सेकंड विजिट में देखेंगे, जो थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी चाह रहा है, थोड़ा सा हमारा दिमाग को ज़्यादा यूज़ करना चाह रहा है, तो उसको हम गोला लगा देते थे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। एक हम आर लिख देते थे कि रिस्क, जिसमें कंफ्यूजन में तो हमें ये होता था कि 2 ऑप्शंस में गलतियां हैं, मतलब दिक्कत आ रही है हमें। अब क्या होता है कि जब भी आप ये देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि जिस आदमी ने अच्छी तैयारी करी है, अच्छी तैयारी करी है, चाहे कितनी ही अच्छी तैयारी करी हो या बहुत अच्छी तैयारी करी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो श्योर क्वेश्चंस होते हैं जो वो सॉल्व कर पाता है, वो होते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 टू 50 क्वेश्चंस। कभी जब ज़्यादा पेपर टफ आता है तो वो 40 टू 45 आ जाते हैं, जब ज़्यादा ठीक पेपर आता है तो 45 टू 50 आ जाते हैं। इससे ज़्यादा कभी किसी के नहीं हो पाते। अब वो कहाँ पे, मतलब आपने देखा होगा कि किसी किसी के 130 भी जाते हैं, जैसे मेरे कई बार 120 से 130 जाया करते थे, या किसी के 110 से 115 आते हैं, एवरेज इतने ही रहते हैं। कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है या किसी के तुक्के ज़्यादा चल गए, उसके 150 भी स्कोर बन गया, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट क्या होता है कि सबका जनरल जो होता है, वो जो उन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है उनका 45 टू 50 क्वेश्चंस उनको श्योर होते हैं। वो 20 से 25 क्वेश्चंस में, जिनमें 2 में कंफ्यूजन होता है, वो सॉल्व करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आपकी किस्मत खराब है तब भी आप देखिएगा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपके आधे अगर ठीक होते हैं, आधे खराब होते हैं, तब भी आप नेट में गेन करते हो 20 पॉइंट्स, 15 से 20 पॉइंट्स आप गेन कर लेते हो। रिस्क में आपको, जिसमें 3 में डाउट होता है, उसमें ये होता है कि अगर आपने 5 क्वेश्चन करे, अगर एक भी ठीक हो गए या 2 ठीक हो गए, तो आपको एक में नेट स्कोर मिल जाता है। अब मैं आपको पेपर सारा सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोग करा करते थे। जैसे अब ये विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया, इसको मैं देखते ही, एक तो लेंदी है और मुझे पता है ये जागीरदार, जमींदार और मुगल इंडिया का मांग रहा है, मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगेगा, मैं इसको कंफ्यूजन में डालूंगा, इस पे राउंड लगा दूंगा। अब सेकंड आया विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। मैं देखूंगा, इतना श्योर नहीं हो सकता मैं, हो सकता है कंफ्यूजन में लगाऊं, मगर मैं एक बार पढ़ने की चाहता हूं कि ऑप्शंस पढ़ लूं, क्योंकि जब स्टार्टिंग पेज पे ही 1-2 क्वेश्चन पे आप कंफ्यूजन लगाते हैं तो आगे डर बना रहता है यार कि पेपर बहुत टफ आ गया क्या, जो श्योर वाला क्वेश्चन ही कोई नहीं आया। तो जैसे मैं देखूंगा, सीलिंग लॉज were aimed at family holdings and not individual holdings. The major aim of land reforms was providing agricultural land to all the landless. मैं ये पढ़ने के बाद मुझे पता है एक ही ऑप्शन को ठीक करना है, मैं 2 का बी लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये एम ही इसका यही था कि जितने भी लैंडलेस लेबर्स हैं उनको लैंड मिल जाए। मुझे नीचे मैं पढ़ूंगा ही नहीं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन था, द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, ये तो हम लोगों का जो
दे रहे हैं, पता है उनको कि इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, हम लोगों को पता होता है कि रिपोर्ट्स क्या क्या पूछी जाती हैं। आपने देखा होगा मैं आजकल न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू किया हुआ है, उसमें मैं अगर आप देख रहे होंगे आप सोचते होंगे कि लोगों को एनालिसिस इतना अच्छा है, वो डिटेल में बता रहे हैं। मेरा इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा एनालिसिस थिंक डिफरेंट क्यों है कि मैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही थिंक कर रहा हूँ इस टाइम, कि कैसे प्रीलिम्स को क्रैक किया जाए। जो आप ये देखिए 5 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, उसमें से 10,000 सिलेक्ट हो रहे हैं। क्या दिक्कत आती है, जो लोग बहुत होशियार वाले भी, ऐसा होता है ये नहीं समझा कि अगर 10,000 वो बहुत होशियार थे, ऐसा नहीं है, बहुत होशियार वाले रह जाते हैं, बल्कि जो चौथा और पांचवा अटेम्प्ट दे रहे हैं। क्या दिक्कत आती है, क्या नहीं आती, तो इसलिए मैं न्यूज़पेपर में से क्या निकालता हूँ ये अभी आपको पता चलेगा आगे। अच्छा, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। तो इस पे हम थर्ड वाले पे तो टिक्का लगा देंगे, ये ठीक हो गया। सेकंड वाले पे टिक्का लगा देंगे हम, ये हमारे श्योर वाले हैं। श्योर वाले में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजन वाले में गलत हो, रिस्क वाले में गलत हो, अलग बात है। श्योर वाला वही होगा जिसमें आप 100% श्योर हैं कि इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये ठीक है बात, क्योंकि चाइना की 1833 में खत्म की थी। अगर मैंने जीएस प्रीलिम्स शुरू किया तो मैं आपको इसमें बड़ी डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप ये लोग, आपको एक कैची पॉइंट्स दे दूंगा कि उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन का ये वाला चीज तो ठीक है। इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज, बिल्कुल ठीक है। द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नॉट कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, बिल्कुल गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, विद रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैं इस पर टिक्का लगा दूंगा क्योंकि मुझे स्वदेशी मूवमेंट्स पता है, क्योंकि आई हैव रेड हिस्ट्री का जो मैंने जीएस प्रीलिम्स की तैयारी करी है, मुझे पता है, मैं अच्छी तरह करी है। बाकी आगे पढ़ते हैं। इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस, बिल्कुल ठीक बात है कि उन्होंने जब स्वदेशी का शुरू किया था तो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज हमारी ग्रो हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड, बिल्कुल ठीक है, फिफ्थ का सी। अब देखिए सिक्स्थ का है ऑल इंडिया एंटिटी, ये मैच करना है। मैं कई बार आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताता हूँ कि मैच मिक्स मैच जो आते हैं उनको कैसे करना चाहिए। देखिए ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सहज आनंद सरस्वती, आप जब पढ़ेंगे, चाहे क्या नाम है, स्पेक्ट्रम ले या इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाली पढ़ें, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, मैंने ये याद किया था कि यार निक्कर पहन रखी है तो क्या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। प्लीज़ सॉरी अगर कोई साउथ इंडियन फ्रेंड्स में देख रहे हैं, मैं किसी की कास्ट का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट क्या होता है स्टूडेंट्स याद करने का, आई नो इट इज़ नाइकर एंड आई रिस्पेक्ट हिम, बट क्या होता है कि याद करने के लिए कुछ ना कुछ कोड्स बना लेते हैं, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो मुझे पता है 2 और 3 ठीक है, 1 इज आई एम नॉट श्योर। मैं अगर ऑप्शंस पे देखूँ तो 2 एंड 3 भी है, 1, 2 एंड 3 भी है। अब मुझे लगेगा मैं क्या करूं क्या करूं। हो सकता है एंटी टचेबिलिटी के बारे में महात्मा गांधी जी ने बोला हो, मैं इस पर राउंड लगा दूंगा कि मैं आने के बाद देखता हूँ थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा अगर मुझे पता चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हरप्पा साइट चानुदारा, तो मुझे पता है, कोट डीजी सोहागुरा दिसलपुर, ये क्या नाम आ गए। इसको राउंड मारता हूँ, आके देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है इसका। ये इस पे मैं राउंड नहीं लिखूंगा, इस पे मैं आर लिखूंगा कि मुझे रिस्क है, देखना है देखना। पहले मैं राउंड, क्योंकि सेकंड राउंड में मैं राउंड वाले देखूंगा, थर्ड राउंड में मैं रिस्क वाले देखूंगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ रान्यो अशोका मेंशन्ड अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रे होना चाहिए उनका साथ में। मुझे आइडिया नहीं है, मैं इस पर क्रॉस मारूंगा, इसको मैंने देखना भी नहीं है कि मैं कहीं ये ना हो कि ज़्यादा अटेम्प्ट्स में गलती कर दूं। कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव इज आर द फीचर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म। इसको मैंने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, अगर आप कहेंगे तो आपको मैं इसके नोट्स बता दूंगा। डिफिकेशन ऑफ द बुद्धा, अब मुझे डिफिकेशन एकदम से समझ नहीं आया तो मैं इसका हिंदी पार्ट देखूंगा क्या इसका मतलब। बुद्ध में अच्छा देवता जी हैं, ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व इमेज वर्शिप, बिल्कुल ठीक पे, तीनों पॉइंट्स। 9 का डी। विद रेफरेंस टू द फोर्स्ड लेबर in India during the Gupta period, in which of the following statement is correct? It was considered a source of income for the state, a sort of tax. ये ठीक लग रहा है। It was totally absent, ये तो इसका तो होना ही नहीं चाहिए, बी तो गलत। The forced labor was entitled to weekly wages. The eldest son of the labor was sent as forced labor. ये मुझे, मैं इस पर राउंड डालूंगा, मुझे कंफ्यूजन लग रही है। 11th का देखते हैं। 11th में मैं अगर आता हूँ, बिल्डिंग कल्याण मंडपा वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ चालुक्य, चंडेला, राष्ट्रकूटा, विजयनगर। विजयनगर होना चाहिए, बट मुझे चालुक्यास भी लग रहा है। इस पर मैं राउंड डालूंगा कि आके एक बार मैं फिर देखूंगा कि मेरे श्योर में कितने हो गए हैं, उस हिसाब से मैं रिस्क लूंगा। अब इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज आमिल। द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी, इक्ता सिस्टम, ये तो गलत है, ये तो मुझे पता है कि इक्ता सिस्टम इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन नहीं थी एंशिएंट की। तो 2 को अगर हम हटाते हैं तो हमारे पास बचता है ए एंड सी। अब इनमें से ये 3 या 1 ठीक या 3 ठीक है। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। इसको मैं एक बार राउंड डालता हूँ, आके देखूंगा इसको, क्योंकि मुझे एक बार अपने श्योर वाले देखने होंगे कि मैं श्योर में किस में मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ। सेंट निबरका वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद शरंदी। ऐसा तो कुछ नहीं था, ये तो सेकंड तो गलत है, ये तो मुझे पता है सेकंड गलत है। बट अब मैं क्या करूँ, इसको भी मैं
मैं इसको मैं इतना श्योर नहीं हूँ, मैं इसको ब्लैक मारूँगा, मतलब काँटा मारूँगा कि मैं इसको नहीं देखूँगा, क्योंकि मैं गलत हो सकता हूँ इसमें। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी तक आप देखेंगे कि ज़्यादातर मेरे राउंड या वो लग रहे हैं, तो उस टाइम बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो कैसे अपने आप को कूल रखना है, वो सब देखना आप, कैसे भी धीरे-धीरे करके सब हर चीज़ें सॉल्व आपके मुताबिक हो जाती हैं, बट आपको अपना कूल रखना पड़ेगा। कई बार मेरे पास सेट्स ऐसे आ जाते थे कि मैं स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन्स तो आते ही नहीं है। फिर क्वेश्चन सोल्व करते तो बड़ा पता चलता था 60 एकदम श्योर में आ गए। तो थोड़ा सा कूल रखिएगा माइंड को। विद रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबॉलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। ये मुझे पक्का नहीं पता, मेरे को 70-30 पता है कि हाँ ये ठीक है बात। मगर अभी हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं। इन लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस। ये तो बात गलत है, उन्होंने तो सपोर्ट किया था, तो 2 गलत है। एक बार इसके हिसाब से ऑप्शंस देख लेते हैं। 2 गलत का मतलब मेरे को सीधा आंसर मिल गया मेरा बी। With reference to Indian national movement, तेज बहादुर सापरू, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया केसी न्योगी। न्योगी जी का तो मुझे पता है कि मेंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थे, क्योंकि जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत के हम पढ़ते हैं तो उसमें आ जाता है। अब 2 ठीक है, तो इसका मतलब 1 and 2, 1, 2 and 3, मतलब 3 तो ठीक, 3 का देखना है, 1 तो ठीक है ही। तेज बहादुर सप्रू जी का ठीक है इसका मतलब। पीसी जोशी जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट। अब ये है जो मैं इसको एक बारी राउंड मार लेता हूँ, आके देखेंगे इसको क्या करना है क्या नहीं करना। ये मैं आपको एक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ, नहीं तो मैं अगर आपको देखिए मुझे तो आंसर्स पता हैं, अब तो आपको भी पता है, तो मैं बता सकता हूँ हाँ ये मुझे पता था, ये ठीक है ये ठीक है। मैं एक्चुअल बता रहा हूँ आपको पोजीशन क्या होती है जब हम पेपर देने बैठते हैं, हाउ वी फील, और कैसे लगता है कि जब हम देने बैठ रहे हैं कि कैसे हम अटेम्प्ट कैसे करें, क्या हाल होता है हम लोगों का, कैसे हम लोग फिर उसको ओवरकम करते हैं अपने फियर को, और कब हम इसको ठीक करना शुरू करते हैं। देखिए अब 16th है कि विद रेफरेंस टू मियां तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू हिम बाय द एम्परर अकबर। ये तो गलत है, इसको गुरुजी ने दिया था, ये तो मैंने पढ़ा था। तो मैं सीधा ये करूंगा, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। देखिए मुझे नॉलेज गेन करने का बड़ा मजा आता है या पढ़ने का, कि देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो मैं उसको साइड पे रखता हूँ, अपनी नॉलेज को गेन करने को साइड पे रखता हूँ। मैं सोचता हूँ भाई 2 घंटे बाद देख लूंगा, बहुत टाइम है, इस टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा अपना ऑप्शन बी सी डी पढ़ने, जब मुझे पता है ए ठीक है। विच हम द फॉलोइंग Mughal emperor shifted emphasis from illustrated manuscripts to album and individual portraits। अब मुझे पता है कि ये इसमें मुझे अकबर, जहांगीर, शाहजहां तीनों में ही कंफ्यूजन है, तो मैं इसको आर में डालूंगा, रिस्क में, इसको आके देखूंगा बाद में। अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर द, ये तो नीति आयोग है, मुझे पता ही है, क्योंकि आप लोगों का अगर मेरा न्यूज़पेपर एनालिसिस देख रहे होंगे जो मैंने अभी स्टार्ट किया 2 जनवरी से, तो आपको पता होगा कि मैं ये चीज़ों को बड़ा जोर देता हूँ कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 2019 में भी जब मैं दे रहा था, तो 2009 के बाद 11 साल 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था मुझे, तो मुझे पता था कि ये क्या चीज़ें पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चंस में वही निकालता हूँ, वही मैं अपने नोट्स में डालता हूँ, और जो मैं आजकल सिखा रहा हूँ कि नोट्स कैसे बनाएं, और मैं बना के दे रहा हूँ बल्कि आप लोगों को। तो मुझे पता है कि ये क्या क्वेश्चन कहाँ आ सकते हैं, तो ये मेरा श्योर है नीति आयोग। ऑन 21 जून द सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल। बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन, क्योंकि 21 जून को मतलब गर्मियां हैं, आर्कटिक सर्कल के बिल्कुल ऊपर है, और वहाँ का मतलब सेट नहीं होगा बिलो। अगर आप चाहें कि कैसे इजीली हो जाता है, ये मैं जब अगर इन केस मैंने शुरू किया जेएस प्रीलिम्स, तो ज्योग्राफी में आपको समझा दूंगा, इसका बड़ा इजी समझना है। एंटार्क्टिक तो हो नहीं सकता, वो नीचे है, इक्वेटर के वर्टिकली ओवरहेड नहीं होता है। और अगर हम देखें जो इन्होंने ऑप्शन दी है 20 के बाद, और शाइन्स वर्टिकली ओवर एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, हो ही नहीं सकता, वो नीचे है, सर्दर्न में आता है। तो अगर दिसंबर होता तो हम सोच सकते थे। तो ये सीधा सीधा हिसाब है 20 का ए, क्योंकि ज्योग्राफी अगर आपने बहुत सॉलिड तरीके से 6 to 12 और उसके बाद जीसी लियोंग, और मतलब सबसे बड़ी बात क्या होती है, बड़ी थिन लाइन होती है कि आप कैसे मेंस की तैयारी कर रहे हैं और कैसे प्रीलिम्स की तैयारी कर रही है। ज़रूर ये बात होती है कि मेंस की अगर तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स अपने आप हो जाएगा, बट जब आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लास्ट के 4 महीने आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए करने पड़ते हैं, क्योंकि बड़े टिपिकल क्वेश्चन जैसे आते हैं ना, तो जिसने प्रीलिम्स के लिए स्पेशल तैयारी कर रखी होती है ना, वो ये नहीं सोचता कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद पढ़ना शुरू करूंगा। वो पहले जब पेपर दे के आता है उसको अपनी तैयारी शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि हिल गो थ्रू, उसको आके वो कहीं आंसर्स मैच करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता होता है कि ये बारीकियां हम जब हम तैयारी करते हैं। अगर आप कहेंगे कि जीएस प्रीलिम्स स्टार्ट करें, तो मैं आपको स्टार्ट करने के बाद बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को निकाला जाता है, कि आपके पास क्वेश्चन का आंसर आया और आपने टिक कर दिया, कैसे निकालना है। 21 which of the following groups of plant was domesticated in the new world and introduced into the old world। सीधी सी बात है, मुझे समझ ही नहीं आया न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड। वैसे मुझे पता है, नो डाउट नॉलेज के हिसाब से पता है, बट मेरे को ये ऑप्शंस देख के ही पता चल रहा है कि मैं यहाँ पे ये मैं गलत कर सकता हूँ। तो मैं इसको
क्रॉस मारूंगा, इसको दोबारा देखना ही नहीं है। एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये बात ठीक है क्योंकि मैं ये अगर इंडियन बुक किसी ने अच्छी तरह पढ़ी होगी तो उसको पता होगा। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये पेपर से कुछ दिन पहले ही आया था। जैसे आपने देखा होगा कि मैं जब न्यूज़पेपर एनालिसिस करता हूँ तो बड़ा इन चीज़ों को देखता हूँ, तो ये मुझे पता था कि सेंट्रल एशिया में मिलते हैं डबल हम्प्ड कैमल। तो टू तो गलत हो गया, टू गलत हो गया तो बी और डी हमारा वैसे ही गलत हो गया। वन ठीक ही है, इसका मतलब थ्री देखना ठीक है नहीं है। वन हॉर्न राइनो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि ये नेपाल में भी होता है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयस पे होता है ये गलत है क्योंकि ये मैंने पढ़ा था हिंदू में। अब आता है 23rd, पंधरपुर, चंद्रभागा, त्रिचिपली, हम्पी, मालप्रभा, कावेरी। बड़ी डिफिकल्ट ऑप्शन दे रखी है, मैं इसको क्रॉस मारूंगा कि मैंने इसको दोबारा आके देखना भी नहीं है, छूना भी नहीं है। 24, in a given area in India, official poverty lines are higher in some states than in others. ये इकोनॉमी में मेरे बड़े अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं क्योंकि इकोनॉमी में डिटेल्स में स्टडी की हुई है प्रीलिम्स के लिए भी। तो देखते हैं, पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हाँ ये ठीक हो सकता है पॉइंट। प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वेरी, देखिए ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं होता पॉवर्टी लाइन से वो। और क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये इससे भी फर्क नहीं पड़ता। पॉवर्टी होगी तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ए या बी में कंफ्यूजन है, इसको हम राउंड मार देते हैं कि आके देखेंगे दोबारा। इन कंटेक्स्ट, क्योंकि मैं इस टाइम अपना जो फ्रेश मेरा माइंड है मैं उसको लगाना चाह रहा हूँ जो मैं श्योर क्वेश्चंस में। इन कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसॉल इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर। एरोसॉल्स मतलब ये मुझे पता है, ये हिंदू में आया था और मैंने पर्टिकुलरली इसी को पकड़ के नोट्स बनाए थे। ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए होता है। ये होता है कि हिंदू में से कैसे लोग कहते हैं ना कि आए हैं क्वेश्चन हमें तो नहीं पता चला, तो वो कुछ पार्ट्स को पकड़ के बेसिक पूछ लेते हैं, तो ये वहां काम आता है। हाँ, तो एक सेकेंड, क्वेश्चन लगे। हाँ, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स प्रोलाइसिस, पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन। ये मैंने पढ़ा है बट मैं इस टाइम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इसको मैं राउंड में मारता हूँ, आके देखेंगे इसको क्या करना है। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर इन अगस्त्यमिलाई बायोस्फीयर रिजर्व। नहीं यार, पेदा मधुपिलाई सकते हैं। ये मेरा क्वेश्चन दिमाग खाएगा, सब कुछ खाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठा तो मेरे आगे के 3 क्वेश्चन रह जाएंगे, तो मैं इसको क्रॉस मारूंगा क्योंकि मैं इसको दोबारा भी विजिट में नहीं देख पाऊंगा, बहुत लंबा है। सम स्पीशीज ऑफ टर्टल आर हर्बीवोरस or some species of fish are herbivorous, some species of marine animals are herbivorous, some species of snakes are viviparous. देखिए मुझे नहीं पता इसका आंसर, तो मैं इसको ना रिस्क में डालूंगा आर में, कि मैं इस पर रिस्क लूंगा जरूर, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ब्लू फिन महासीर कावेरी, मुझे नहीं पता। इरावदी डॉल्फिन चंबल, ये मुझे पता है, ये गलत है क्योंकि न्यूज़ में मैंने पढ़ा था और ये बहुत छोटा सा एक फोटो आई हुई थी और उसी को लेके मैंने न्यूज़ बनाई थी कि इरावदी डॉल्फिन जो है मेकोंग रिवर वहाँ पे होती है उस साइड, अपने म्यांमार साइड और कंबोडिया साइड वहाँ जाती है। बट मुझे पता है कि मैंने फिर इसका रिसर्च बनाई थी और नोट्स बनाए थे कि इरावदी डॉल्फिन इंडिया में भी कहीं होती है, तो उड़ीसा साइड में होती है, छिलका लेक में। चंबल तो गलत है, तो टू को क्रॉस मारते हैं तो देखें कुछ फायदा होता है क्या हमें। हाँ, ये हमें 2 को निकालते एलिमिनेशन टेक्निक से हमें सी आंसर मिल गया, 29 का सी, ये मैं श्योर में आ गया। व्हाट वाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबेट्स दैट आर रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट, ये मैं श्योर हूँ क्योंकि ये कंसिडर्ड हार्मफुल टू मैराइन इकोसिस्टम, क्योंकि ये मैंने बड़ा डिटेल में जब न्यूज़ हिंदू पढ़ते हैं तो उसमें आया हुआ था, आया छोटा सा था तो उसको निकाल के न्यूज़ बनानी थी तो बनाई थी। Recently, there was a growing awareness in our country about the importance of Himalayan nettle because it is found to be a sustainable source of, ये मैं देखूंगा ही नहीं, मुझे हिमालयन नेटल पढ़ते ही समझ में आ गया कि इसका ऑप्शन डी है, टेक्सटाइल फाइबर। मुझे ऑप्शन भी नहीं चाहिए थी, आई नो इट वाज टेक्सटाइल फाइबर क्योंकि ये हिंदू में आया था। और अगर किसी ने मतलब अगर पढ़ोगे अगर डिटेल में कि कैसे एक चीज़ को पकड़ के उसको पढ़ना, किस चीज़ को पढ़ना है तो पता चलता है उसको। फॉर द मेजरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सैटेलाइट इमेजेस जो हैं क्यों यूज, किस चीज़ में यूज हो सकते हैं। क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेबल ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, या मुझे ये अजीब सा लग रहा है क्लोरोफिल के कंटेंट के लिए क्या जरूरत होगी। ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम राइस पेडल्स, ये हो सकता है क्योंकि आजकल ये जो ये पराली वगैरह जलाते हैं उसमें ये लोग देखते हैं। और लैंड सरफेस टेम्परेचर, ये भी ठीक है। 2 and 3, 1, 2 and 3, इसको मैं राउंड मारूंगा, आके देखता हूँ मैं रिस्क नहीं अभी नहीं लेना चाहता। विद रेफरेंस ये आ गया
विद रेफरेंस टू द स्टेट्स मेंशन अबव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट। परसेंटेज ज़्यादा एरिया तो मुझे पता था, परसेंटेज में अरुणाचल प्रदेश तो हो सकता है, बट ये तो अलग ऑप्शन हैं। तो स्टार्टिंग में 2 या 3, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश भी हो सकता है, महाराष्ट्र भी हो सकता है। अगला फिर ये दोनों ही दे रखे हैं, इसको मैं आर में डालता हूँ कि आके इसको मैं आई स्टडी कि क्या हो सकता है। ओके, तो 34 का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डिपॉजिट ऑफ मिथेन हाइड्रेट, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मिथेन गैस। ये ठीक लग रहा है मुझे पॉइंट। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मिथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा अंडर द सी फ्लोर। मिथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू, ये भी ठीक लग रहा है, बट इसको मैं क्रॉस मारूंगा क्योंकि मैं इस पर रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि ऑप्शंस थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजिंग लग रही है, मैं इसको इस टाइम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब आता है 35th क्वेश्चन। 35th में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिलीज इन टू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप। कार्बन माने वैसे ऐसे क्वेश्चंस में मैं इसको राइट इसलिए नहीं मार रहा हूँ, मुझे इसका आंसर पता है, मैं इस पे गोला डालूंगा, मैं इसको पता है, मैं सॉल्व करूंगा 1 2 3 4। मुझे नहीं पता ये सब होगा नहीं होगा, बट वैसे मुझे मतलब मैंने पढ़ा हुआ है, बट आपको बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर ऑप्शंस ये आपको सिखाने के लिए होते हैं, ताकि आपको पता चले इससे ये चीज़ें हो रही हैं। 11 साल से 12 साल से पेपर देख रहा हूँ, और जो 2009 में भी मैंने अटेम्प्ट दिया था, तो उस टाइम भी 5-6 साल का पेपर एनालाइज किया था। तो मैं ये 14-15 साल 16 साल से समझिए देख रहा हूँ, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, बेसिकली इट इज़ टू टीच यू कि देखिए आपको भी अवेयरनेस होनी चाहिए, ये चीज़ों से ये चीज़ें निकलती हैं। तो ऑप्शन इनके ज़्यादातर 1 2 3 4 होते हैं, बट इसमें हम राउंड मारेंगे कि हम ये श्योर वाला क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें हमारे को पक्का हो कि हमारे नंबर आएंगे ही आएंगे। अब आता है 36। एड्रियाटिक सी अल्बेनिया, मुझे नहीं पता। ब्लैक सी क्रोशिया, कैस्पियन सी कजाकिस्तान, ये बिल्कुल ठीक है। कैस्पियन सी का हमने एक ऑप्शन बना रखा है, चीट कोड तारीख TARI के। और मेडिटेरेनियन सी मोरक्को, रेड सी सीरिया। रेड सी सीरिया मुझे पक्का पता है गलत है, क्योंकि रेड सी सीरिया इसलिए गलत है क्योंकि सीरिया इसराइल के इधर है, तो रेड सी पे नहीं लगता, क्योंकि इनका डिस्प्यूट भी है सीरिया का उनके साथ, गोलान हाइट्स का। मेडिटेरेनियन सी मोरक्को ठीक है। 3 और 4 ठीक है, मतलब 5 को अगर हम एलिमिनेट करें तो 5 एलिमिनेट होने के बाद हमें पे 2 ऑप्शंस बचती हैं, A और B। तो हमारा 3 ओ नहीं सॉरी, हाँ 5 को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन बचती हैं A और B। A और B में हमें पता है 3 और 4 तो ठीक है, तो इसका मतलब B ठीक है। 36 का B ठीक हो गया हमारा। एमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स। ये इंडिया है, ये न्यूज़पेपर में आया हुआ था। इसको अगर किसी को नहीं पता तो ये निकल जाता है क्वेश्चन कि न्यूज़पेपर में से कैसे निकालने हैं क्वेश्चन। ए बारासिर बिलाम जन्नुब्रा जेमू, मैं इसको कर सकता हूँ, बट मैं इस पे क्रॉस मारूंगा क्योंकि मैं कहीं ना किसी ऑप्शन में गलत हो सकता हूँ और मेरा दिमाग बहुत खा जाएगा ये। इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफुरन मिथाइल पैराथॉन फोरेट ट्राइज। अब ये 39 का मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, इसको मैं रिस्क में डाल सकता हूँ, बट क्योंकि मेरे को ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मुझे ये पता है। अब इसमें एग्रीकल्चर भी लिखा है, प्रोसेस्ड फूड भी है, फ्रूट राइपनिंग भी है, तो ये है तो एग्रीकल्चर रिलेटेड, मगर 3 में कंफ्यूजन, इसको मैं आर में डालता हूँ। अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट। मैंडेटरी लिखा है, ये बात का गलत है। द वेटलैंड रूल्स 2010 वर फ्रेम्ड विद द गवर्नमेंट इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन। ये बात गलत है, क्योंकि कभी भी किसी रिकमेंडेशन नहीं होता, हमेशा इंडिया जब भी कोई लॉ वो करेगा वो अपने जोग्राफिकल फैक्टर्स, लोकल फैक्टर्स को देख के करेगा। द वेटलैंड 1 2 तो गलत ही है, इसको अगर हटा दें तो हमारे पास सीधा सीधा 3 बचता है, इसको मैं पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर पढ़ने बैठे तो टाइम वेस्ट होगा। एग्रीकल्चर सॉइल रिलीजेज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स into the environment, cattle releases ammonia, poultry industry। ये ना एक बार ये एक्चुअली इन्वायरमेंट के ऊपर कुछ आया हुआ था, थोड़ा सा किसी का इंटरव्यू हिंदू में ही, उसमें उसने सब बताया हुआ था ये चीज़ें, तो इसलिए मुझे रिकॉल कर लिया था मैंने। ये 41 का D है। विद रेफरेंस व्हाट इज कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज, ये मुझे नहीं पता, देखिए सीधी सी बात है, तो मैं इसको क्रॉस डालूंगा। अब आता है 43 इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूज ऑफ हाइड्रोजन एनरिच्ड CNG हाइड्रोजन CNG हो गई है, ये बड़ा आ रहा था न्यूज़ में, मैं एक बार देख लेता हूँ। मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ HNG इज एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन। CNG as fuel reduces carbon dioxide and hydrocarbon emission. Hydrogen up to 1/5 by volume can be blended with CNG as fuel for buses, ये ठीक है। और HCNG makes the fuel less expensive। 4 तो गलत लग रहा है। अगर हम देखें 4 तो गलत है, मगर 1 and 2 and 3 4 ठीक हो सकता है ये लेस एक्सपेंसिव हो। चलिए इस पर राउंड मारते हैं, आगे देखेंगे इसको। Why are the dew drops not formed on a cloudy night? ड्यू ड्रॉप्स का मतलब होता है, जैसे मैं उस टाइम सोचता हूँ वो बता रहा हूँ आपको। ड्यू ड्रॉप्स का मतलब जब सैचुरेशन, मतलब ऐसा वो आ जाए कि वो सैचुरेट हो जाए एयर,
और वो पानी में बदल जाए अर्थ के पास होते होते ही, तो इसका मतलब वो ड्यू ड्रॉपलेट्स बन गए बादल जो हैं बड़ी नीचे ही। इसका मतलब ये है कि रात ठंडी होगी और ठंडी होने की वजह से उनका वो निकल जाता है, तो ड्यू ड्रॉप्स क्यों फॉर्म नहीं होते क्लाउडी नाइट्स पे? जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन कि आप जब मेंस के लिए स्टडी कर रहे हैं और प्रीलिम्स के लिए स्टडी कर रहे हैं क्या फ़र्क आता है। तब आप ये प्रीलिम्स के लिए अगर पढ़ेंगे तो बड़ा ध्यान देंगे कि क्लाउडी नाइट्स पे क्या होता है कि क्लाउड्स की आदत क्या है कि ऊपर से सनलाइट आ रही है उसको भी रेडिएट बैक, मतलब उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, और जो अर्थ सरफेस से रेडिएशन निकलती है उसको भी रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो उससे क्या है, जब रिफ्लेक्ट बैक कर देगा तो गर्म हो जाएगी वो हवा, जिस हवा में वो वाटर वेपर्स हैं। अब वो गर्म हो गई तो उसकी कैपेसिटी ड्रॉपलेट्स इकट्ठी करने की बढ़ जाएगी, तो वो सैचुरेटिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए वो ड्रॉपलेट्स नहीं फॉर्म करेगा। तो 44 का बी ये श्योर शॉर्ट में है। द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए, मुझे ये नहीं पता था, बट मुझे इतना पता है 44th अमेंडमेंट जो है ये आया था 1978 में, मोरारजी देसाई जी आए थे। अब उनकी मिली जुली सरकार आई थी, वो जुडिशियल रिव्यू से करना बाहर, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, कितनी 44th अमेंडमेंट लेके आए थे वो, बट वो लेके आए थे 42nd में जो कमियां थी उनको ठीक करने के लिए। जुडिशियल रिव्यू वो नहीं कर सकते, ये बात गलत है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द एज बीइंग वायलेटिव। ये ठीक है पॉइंट, क्योंकि 99th अमेंडमेंट वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की आई थी, उन्होंने कहा था कि हमारी वायलेशन हो रहा है जुडिशियल, बिल्कुल ठीक है 45 का भी। अब 46 देखते हैं, जहां आप श्योर है ना वो आपको गलत नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा बस। द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट, ये मुझे नहीं पता। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड इम्प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ये बात गलत है, मुझे इतना पता है, क्योंकि सेकंड पॉइंट तो गलत है, 2 गलत है, तो इसका मतलब 3, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, मतलब 3 तो ठीक है ही, तो अब हमें 4 पढ़ना चाहिए। If the motion for the impeachment of judge is taking over voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by, ये बिल्कुल ठीक है पॉइंट। तो अब आता है हमारे को सी और बी, ये तो ठीक है पॉइंट, तो हम इसको सीधा सीधा अच्छा सी ठीक है और डी ठीक है, तो हमें 1 देखना ठीक है नहीं ठीक है। मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट। यार, कोई मोशन टू इम्पीच अ जज कैन नॉट बी रिजेक्टेड, ऐसा मैंने कभी पढ़ा नहीं है, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर कि ये होगा नहीं होगा, बट मैंने कभी ऐसा पढ़ा नहीं है, तो मैं इसका 46 का सी करूंगा राउंड में डाल के कि मैं पक्का हूं नहीं पक्का हूं। द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से आया था। 9th शेड्यूल आपको पता ही होगा कि उन लॉज को रखना स्टेट में और सेंट्रल लॉज में जिसको क्वेश्चन ना किया जैसे सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग देयर वैलिडिटी। कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी, पता नहीं। कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन द लॉटरी बेसिस, ये तो गलत है पॉइंट, पक्का पता मुझे। टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। हो ही नहीं सकता यार, रोज तो न्यूज़पेपर में आता है, तभी मैं बता रहा हूँ न्यूज़पेपर में से कैसे करंट, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं मेंस के लिए ठीक है, मेंस का एनालिसिस मैं देख रहा हूँ लोग कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बट ये बात मुझे खल रही है कि ये चीज़ का जो मेंस एनालिसिस वाले हैं वो फोकस नहीं करते कि इंडिया ने इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इंडोनेशिया से इतना इंपोर्ट होता है, साउथ अफ्रीका से इतना इंपोर्ट होता है, हमारा तो कोल बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं। 3 तो गलत ही है, अब 3 को गलत करेंगे तो हमें सीधा सीधा A1 ओनली आ गया, कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज हो सकता है भाई, इंदिरा गांधी जी ने करा, अच्छा ये पता चला हमें। अब आता है 49, द पार्लियामेंट एक्ट 1959 exempt several posts from the disqualification on the grounds of office, जो पता नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में। The above mentioned act was amended 5 times, ये नहीं पता मुझे। The term of office of profit is well defined in the constitution of India, ये तो मैंने पढ़ा, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये कई बार कन्वेंशन के हिसाब से इन्होंने कहा है कि अगर किसी ने प्राइवेट उसमें पार्ट ले लिया या आप प्राइवेट उसमें प्रॉफिट में अधिकार बनने लगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं, ये तो मुझे अच्छी तरह पता है। तो 3 को मैं एलिमिनेट करूंगा, तो मेरे पास सीधा सीधा 49 का ए आ गया, ये होता है एलिमिनेशन टेक्निक। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर द ट्राइबल लैंड, शेड्यूल ट्राइबल लिखा गया, सीधा मारो 5th शेड्यूल, पता है 5th शेड्यूल इनका है, 6th शेड्यूल आपको ये पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे बताएंगे कि हाँ पॉलिटी की मैं शुरू करूँ, सीधा हिसाब है 50 का बी। 5th और 6th शेड्यूल जो या इनमें आते हैं ये। अब 51 ये आ गया, 51 का कंसिडर द पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया, PVTGs reside in 18 states and 1 UT, मुझे नहीं पता। A stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTG status,
हो सकता है। देयर 95 पीवीटीजीज, मुझे नहीं पता। इरुला कॉन्डोरेट, मैं ये नहीं क्वेश्चन, इस पे मैं क्रॉस मारूंगा, मैं नहीं रिस्क ले सकता इस पे। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशंस ऑफ प्रोविजन कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर आर्टिकल 142। वो कह रहा है मतलब जो नॉर्मल लॉज बनते हैं वो आर्टिकल 142 को ओवर पावर नहीं कर सकते, उनकी लिमिट नहीं लगा सकते। ये तो मुझे पता है। आर्टिकल 142 सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई भी लॉ रोक नहीं सकता कि किसी लॉ की वो ना कर सकें, रिव्यू ना कर सकें। दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एक्सेप्ट, बी हो गया इसका आंसर। ये जब आप पॉलिटी अगर मैं शुरू करता हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जब हम पढ़ें कि उसको, क्योंकि मुझे याद है मेरा 2009 का मैं क्लियर नहीं कर पाया था। तो दिक्कत क्या आई थी कि हम जब पढ़ते थे मेंस के हिसाब से पढ़ा, कभी प्रीलिम्स का पर्टिकुलर पॉइंट किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी कोचिंग वालों ने बताया नहीं कि कैसे इसको पढ़ो कि प्रीलिम्स का आपका मतलब क्वेश्चन देखा आपको पता होना चाहिए, सीधा यहाँ टिक्का मारो। मैं 12th में जब अकाउंट्स पेपर देने गया था, लोग 3 घंटे के बाद भी हो रहे थे कि पेपर बहुत लेंदी था। मैं 2.5 से 2 घंटे 35 मिनट में पेपर देके निकल गया था, क्योंकि मुझे टीचर ऐसे मिल गए थे, उन्होंने सीधा सीधा फिट कर दिया मेरे दिमाग में, भैया इसको देखो यहाँ डालो, इसको देखो यहाँ डालो, एंट्रीज को। तो ये बहुत फर्क होता है कि अगर आप पर्टिकुलरली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट मंथ्स में अगर करते हो ना, तो आपके दिमाग में आ जाता है कि यार ये क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करना कैसे है। क्योंकि ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 142 ठीक है भैया, ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, कई बार न्यूज में आता है। With reference to legislative assembly of a state in India, consider the following statements. The governor makes a customary address to member of the house at the commencement of first, बिल्कुल ठीक है। When a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter. यार देखिए, मैंने जब पॉलिटी पढ़ी मेरे को ये क्वेश्चन कहीं नहीं दिखा कि ऐसा कुछ होता है क्या। होता ही नहीं होगा तभी नहीं लिखा, अगर होता तो जरूर लिखा होता कि अगर स्टेट लेजिस्लेशन का कोई रूल नहीं है किसी मैटर पे तो वो लोकसभा को फॉलो करेगी, 100% लिखा होता। मगर मैंने पढ़ा है, ये साला कंफ्यूज करते हैं इस टाइम पे। तो मैं इसका 2 गलत है, मतलब 1 ओनली। 53 का मैं डालूंगा ए। अच्छा जी, अब आ गया 54। बहुत लंबा क्वेश्चन है यार। कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हैज अ प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड सी। इस पे मैं ना एक बारी क्रॉस डालूंगा, क्रॉस भी डाल दूंगा और आर भी डाल दूंगा कि मैं इस पे इतना लेंदी क्वेश्चन और मुझे इसकी इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं अभी इतना टाइम ना वेस्ट करूँ इस पे। ये होता है करने का तरीका कि कैसे करना है। एज पर रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट dwellers हैव द राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन ऑन द फॉरेस्ट एरियाज एज पर द शेड्यूल्ड ट्राइब और द ट्रेडिशनल एरियाज एक्ट। बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो मुझे पता है। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर dwellers एक्ट 2006 अलाउज ओनरशिप ऑफ, ये भी ठीक है। तो 2 और 3 तो ठीक है, मुझे पता है। अब 1 का भी है इसमें कि 1, 2 और 3 भी है, तो मैं इस पर राउंड डाल दूंगा कि मुझे कंफ्यूजन है 2 और 3 और बी और डी में, कि 1 मुझे नहीं पता कि उनको मना करा जाता नहीं चला जाता, आई एम नॉट श्योर, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा। मैं एक बार इसको राउंड मारता हूँ। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वन राइट टू मैरी द पर्सन वन चॉइस? आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, राइट टू मैरी। तो सीधी सी बात है, राइट टू प्रिवेसी। तो इन चीज़ों में आप गलत नहीं हो सकते। इसमें अगर आप एक्सक्यूज दे रहे हैं तो इसका मतलब आपने पढ़ाई ठीक नहीं करी है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट्स एक्ट, a biological process to create a seed can be patented in India. India there is no, ये तो 2 तो गलत है, there is no है सही। तो अगर मैं 2 को हटा देता हूँ तो मेरे पास आता है 1 और 3 या 3, मतलब 3 तो ठीक है, इसको मैं पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 देखता हूँ, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट्स एक्ट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। अब यार ये नहीं मुझे पता, इसको मैं राउंड डालता हूँ कि मुझे 2 में कंफ्यूजन है, 1 और 3 तब देखेंगे। Environment Protection Act 1986 empowers the government of India to state the requirement of public participation in the process ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन द प्रोसीजर में, ठीक है। ले डाउन द स्टैंडर्ड, और इस पर राउंड डालता हूँ। मुझे इतना अभी इसमें दिमाग नहीं लगा सकता, मुझे थोड़े क्वेश्चन छोटे वाले देखने हैं, क्या मैं कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन इंडिया विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का लेटेस्ट न्यूज़पेपर से भी आ रहा था, मैं इसको देखूंगा जरूर क्योंकि मुझे पता होगा। वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज, ये मुझे नहीं पता, ये ठीक है ये नहीं है। द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड ओनली लिखा है, मैं इसको वैसे ही हटा दूंगा, ये ओनली तो हो ही नहीं सकता। द रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, ये ठीक है क्वेश्चन, क्योंकि ये मैंने न्यूज़पेपर में जब पढ़ा था तो मैंने इसको थोड़े से नोट्स बनाए थे, तो इसमें ये था कि उनको साइट्स आइडेंटिफाई करनी है और जिसमें लैंडफिल कर सके, मतलब ज़मीन भर सके गंद से, ठीक है, फिर उसकी प्रोसेसिंग के लिए, ये बात ठीक है। एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल amendment if rules for fixed term employment implemented becomes easier for the firms to lay off workers, ये मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, मुझे नहीं इसका आइडिया। द सर्विस एरिया अप्रोच, सर्विस एरिया अप्रोच इज द लीड बैंक स्कीम, टक।
ये कहाँ पे आप कर सकते हो, जब आप न्यूज़पेपर अच्छी तरह से पढ़ेंगे आपको निकालना आएगा न्यूज़पेपर से कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे निकालें, जो मैं आजकल करके दे रहा हूँ। सर्विस एरिया अप्रोच ये थी लीड बैंक स्कीम कि गाँवों में खोलो और वहाँ के 10-12 गाँवों में कि तुम्हारी ब्रांच हो, तुम उस एरिया को डेवलप करो। सीधा-सीधा हिसाब है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विद रेफरेंस टू the management of minor minerals in India consider the following statements. Sand is a minor mineral. बिल्कुल ठीक बात है. State government have the power to grant mining lease of minor minerals, but the powers regarding the formation of rules related to the grant of minor lie with the central government. ये बात गलत है. ये बात तो ठीक है, टू गलत है, क्योंकि ग्रांट माइनिंग लीज स्टेट गवर्नमेंट कर सकती हैं, तो उनके रूल्स फॉर्म करना वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट की बताएगी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही सारा माइनर मिनरल्स का होता है। ये मैंने जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मैंने उसमें से न्यूज़ निकाली थी, थोड़े से जब नोट्स बनाए थे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें ये था कि स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर है रूल्स फॉर्म करने की भी। तो टू गलत है, तो टू का एलिमिनेट करते हैं, वन तो ठीक है ही, तो ए हो गया हमारा। कंसिडर द मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज। ये बात गलत है यार, ये तो नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का 42% का हिस्सा। तो ये तो न्यूज़पेपर में कई बार आता है, अगर आप प्रीलिम्स के स्पेसिफिक देखेंगे तो आ जाएगा, मेंस एनालिसिस वालों के साथ देखोगे तो नहीं आएगा। प्रीलिम्स एनालिसिस वाले यही चीज़ें निकालते हैं, गलत है। ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। ये तो किसी इंसान को भी कहोगे तो यार सिर्फ कर्जा डॉलर्स में नहीं आ रहा है, 53-54% का हिस्सा रहता है, तो ये तो डी हो गया। Which of the following is not included in the asset of a commercial bank in India? एडवांसेस उनका एसेट होता है, डिपॉजिट नहीं, डिपॉजिट तो लाइबिलिटी होती है। 64 का बी। सीधी सी बात है, आपके पास कोई पैसा देके गया है तो आपकी लाइबिलिटी है उसको वापस करना, ठीक है, तो 64 का बी। ये चीज़ें अगर मैंने जीएस प्रेम शुरू कराई तो मैं बताऊंगा, बार बार अपनी ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो है अच्छा कैसे रहेगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज द कंट्रीब्यूटर टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। ठीक है, करेंसी क्राइसिस अगर हो जाए तो फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर, ठीक बात है। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड, 1 और 3 ठीक है। 2 इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने से हमारी करेंसी क्राइसिस क्या मतलब होता है कि या तो करेंसी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो रही है, डिप्रिशिएट हो रही है, तो हमारी ये 1 डिप्रिशिएट हो रही है, तो 1 और 3 तो ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। 65 का डी, सॉरी 65 का बी, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जीएसए की इकोनॉमी। आप जब पढ़ते हैं तो दिमाग अपने आप आपका ऐसा बन जाता है, जो ट्रेंड है उनका अपने आप बन जाता है कि ये कहाँ से निकला है, कहाँ से नहीं निकला आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी अ डिटैच फिगर फ्रॉम इंटेंस पॉलिटिक्स। ये सरकारी कमीशन है, बेसिकली मैं बता देता हूँ, ये पॉलिटी में पढ़ा होगा, बट मेरा पास ऑप्शन ही पपेड था तो मैंने पढ़ रखा था। गवर्नर को सरकार, मैंने याद कैसे कर रखा था, गवर्नर है, गवर्नर को क्या कहते हैं, सरकार, सरकारी कमीशन, मैंने ऐसे याद कर रखा था, टू बी वेरी फ्रैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय द रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर इन्वेस्टर। अरे यार ये तो डी है इसका, पार्टिसिपेटरी नोट। ये आप उसमें भी पढ़ेंगे इकोनॉमी में, और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है, ये जो एफआईज होती हैं वो कैसे इन्वेस्ट करती हैं, वहाँ के लोगों से कैसे पैसे लेती हैं। एज पर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी। ये तो गलत है, पीपल को पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी थोड़ा हो सकता है, टू गलत है। तो 68 का मैं पहला मुझे नहीं पता, तो मैं इस पर राउंड डालूंगा कि आगे देखता हूँ क्या करना है, इस पर रिस्क ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ मैं। इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स। टेलीकॉम का ट्राई हो गया, इंश्योरेंस आईडी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का भी हो गया। एडॉक कमिटी सेटअप द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये भी हो सकता है, मुझे इसका आंसर नहीं पता है टू बी वेरी फ्रैंक, बट ये हो सकता है क्योंकि ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। फाइनेंस कमीशन का कोई मतलब नहीं है इसमें, फाइनेंस कमीशन का क्या मतलब है इसमें, सेक्टर रजिस्ट्रेटिव, ये भी इसका क्या मतलब है, नीति योग, इस मतलब 3, 4, 5 तो नहीं हो सकते, तो ये आ गया ए, 69 का ए। विद रेफरेंस टू इंडियाज 5-year plan, which of the following statements are correct? From the second 5-year plan, there was a determined thrust towards substitution of basic and capital good industry. बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमी में पढ़ा है हमने। The fourth 5-year plan adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economy पर, ये ठीक लग रहा है मुझे। बाकी in the 5th year plan फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वॉज इंक्लूडेड एज एन इंग्रेडिएंट। इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं राउंड मारता हूँ, कंफ्यूजन है मुझे इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, एक बार आके देखते हैं बाद में। विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस, मुझे नहीं पता। इंडिया इज द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर, ये गलत है। 2 इंडिया डज नॉट हैव एनी, AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया, ये भी गलत है। तो 2 और 3 तो नहीं है, इसका मतलब 1 ही होगा, 71 का ए। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटरक्रेडिटर अग्रीमेंट, ये मेरे को पता है, ये हुआ था ये टू एम एट फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट ऑफ 50 करोड़ और मोर। अरे यहाँ भी 50 करोड़ लिखा है क्या, टू एक्ट एज एन केस ऑफ नहीं नहीं नहीं, ये फास्टर रेजोल्यूशन करना है, ये
न्यूज़पेपर में आया था और इसका हमने खोल के मैंने थोड़े से नोट्स बनाए थे, तो उसमें था कि 50 करोड़ से ऊपर के एसेट्स जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनकी रेजोल्यूशन जल्दी हो। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय, यार ये बैंक बोर्ड, ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मेरे ख्याल से तो फाइनेंस मिनिस्ट्री सिलेक्ट करती है कि इसको अपने चाहितों को रखना है। बाकी इसको राउंड मारते हैं, आगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है इसका। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड फॉर द टास्क ऑफ टू इंश्योर, इसका मुझे कोई तुक नहीं लग रहा, क्रॉस मारूंगा कि मैं आगे देखूँ भी इसको। विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल टी एंड वी एल टी? एल टी इज कॉमनली मार्केट एज 3G, नहीं यार एल टी तो जियो का है, एल टी टी वो तो 4G है, ये 1 पॉइंट गलत है। एल टी इज डाटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड वॉल्ट इज वॉइस, नहीं ऐसा नहीं है, एल टी हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें डेटा भी चल रहा है और फ़ोन भी चल रहा है, तो मैं इस पर डालूंगा 75 का डी। अब आता है 76, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट्स अमेंडमेंट एक्ट? मुझे नहीं पता इसका आइडिया, बस देखते हैं इसमें तो कुछ ऐसी कोई बेकार सी बात निकले उसके एलिमिनेशन टेक्निक से हम कर सकें। प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल्ड फॉर 3 मंथ प्री डिलीवरी एंड 3 मंथ पोस्ट डिलीवरी पेड लीव, ये ठीक ही लग रहा है, ऐसा होना भी चाहिए। एंटरप्राइजेज विद क्रैचेज मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रैचेज विजिट डेली, ये भी ठीक लग रहा है। वुमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट, ये ठीक लग रहा है यार, इसको क्रॉस डालो, मैं इस पर नहीं सकता। मुझे द फॉलोइंग इज नॉट, आपको पता है वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स आता है, ये ठीक है। अब इस पे क्या है कि नॉट अ सब इंडेक्स, पेइंग टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मैं इसमें 77 का ए डालूंगा। देखिए पेइंग टैक्सेस, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन परमिट्स, ये सब अगर आप बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड होगा। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अगर देखिए वैसे अगर आता तो मैं 1 2 3 4 होता तो मैं सबको ही डालता, बट अगर इसमें मुझे एक ही सिलेक्ट करना है कि नॉट सम इंडेक्स, तो मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर का कोई बिजनेस से रिलेशन नहीं है, होगा मतलब अगर 1 2 3 ऑप्शन होता, बट मुझे पेइंग टैक्सेस, प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन परमिट ज़्यादा मतलब सूट कर रहे हैं इसके अलावा, तो 77 का मैं डालूंगा ए, और इसको मैं श्योर में ही रखूंगा। इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ये तो मुझे पता है, ये मेरे ख्याल से कुछ वेस्ट को, साला सारे ही वेस्ट हैं आंसर में, बायोमेडिकल वेस्ट, रिसाइकिल, जो मैं आपको हकीकत वही बता रहा हूँ जो मेरा पेपर के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये एक्टिंग कर रहा है कि अभी तो पेपर देगा आज को इसको सारे आंसर भी बताए, बट मैं एक्चुअल वो बता रहा हूँ जब हम पेपर दे रहे थे और क्या हुआ था हमारे साथ। मैंने देखते ही पढ़ा था, मैंने कहा यार एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो वेस्ट को रिलेटेड आई थी, मुझे पता है। और जैसे ही मैंने नीचे देखा, मैंने बायोमेडिकल वेस्ट, रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, फूड सेफ्टी वेस्ट, मैंने कहा गए भाई, इसको राउंड डालता हूँ, आके दे दूंगा। The economic cost of food grain to the Food Corporation of India's minimum support price and bonus, if any, paid to the farmer plus, मतलब जो इकोनॉमिक कॉस्ट एफसीआई को आती है वो मिनिमम एमएसपी की आती है, और क्या आती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं, ट्रांसपोर्टिंग क्यों, साथ में गोडाउन की भी होती है, सब कुछ होती है। इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, या प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड चार्जेस फॉर गोडाउन, ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के साथ आएगा क्योंकि आगे उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। 79 का सी, in the context of any country which of the following would be considered as part of its social capital। देखिए जब मैंने पढ़ा तो हम हो सकता है किसी ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो, मैंने नहीं इकोनॉमिक्स में इतना जोर दिया था, बट जब मैं हिंदू न्यूज़ पेपर पढ़ता था तो मैं प्रीलिम्स के लिए, जैसे मुझे आदत थी निकालने के लिए क्वेश्चंस, तो उसमें एक बार आया था, तो मैंने फिर इसको रिसर्च कैसे की थी, मैंने नेट पे की थी, तो उसमें भी ये आया था, सोशल कैपिटल में मैंने डाला, तो उसमें आया कि सपोज आपका पर्स गिर जाता है और आप घर आ जाते हैं, तो आपको जो आदमी, जो किसी को पर्स मिलता है, वो आपके घर आए उस पर एड्रेस देख के और आपको आपका पर्स लौटाए, तो ये होता है सोसाइटी का असली कैपिटल की द लेवल देयर इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। तो मैंने 80 का डी किया था, तो अब मुझे नहीं पता ठीक था नहीं ठीक था, क्योंकि कईयों ने कुछ दिया था, कईयों ने कुछ दिया था आंसर इंस्टीट्यूट से, बट मैंने 80 का डी लिखा था एंड आई वॉज वेरी श्योर। Which of the following, with reference to the Constitution of India, consider the following statements: No High Court shall have the jurisdiction to declare any central law to be नहीं यार, हम कई बार देखते हैं कि सेंट्रल लॉ की बात वो रिव्यू कर रहा होता है, अभी ये भी किया था, क्या नाम है, कई सेक्शंस करता है, 377 भी किया था, वो भी किया था। एंड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू द क्वेश्चन बाय, गलत है दोनों क्वेश्चन। 81 का डी, Purchasing power parity exchange rates are calculated by comparing the price of the same basket of goods and services in different countries, बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमी पढ़ा हुआ है। In terms of PPP dollars, India is the 6th largest, नहीं है, 3rd largest है, चाइना यूएस के बाद इंडिया आती है, तो 82 का ए। 83, with reference to cultivation of खरीफ crops in India in the last 5 years, पढ़ते हैं, area under the rice cultivation is the highest, मुझे एक्चुअल में आइडिया नहीं, मैंने पढ़ा है ये, बट इस टाइम मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, 83 क्वेश्चन हो चुके हैं। एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन ऑयल सीड्स, यानी ये 2 तो गलत है, क्योंकि ऑयल सीड्स में कितना कुछ है, मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है, रेप सीड है, कैस्टर है, ऊपर से फिर सनफ्लावर है, बहुत सारी हैं यार, ये तो ये हो ही नहीं सकता। 2 काटो,
एलिमिनेशन देखते हैं, भाई 2 काटा तो ए, 1 एंड 3 सीधा लगाया मैंने, आगे देखना भी नहीं ऑप्शंस क्या हैं। Among the agricultural commodities imported by India, which of the following accounts for the highest imports in terms of value? Spices, fresh fruits, pulses, vegetable oils. Vegetable oils यार इतना तो आता है कि इस ऑयल को इंपोर्ट करिए, बैन करिए, ये इतना ऑयल मलेशिया से आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है, ये तो ठीक है, 84 का डी। ये थोड़ा सा अगर आप न्यूज़ पेपर जब पढ़ें और उसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सिर्फ मेंस के हिसाब से नहीं, तो आपको ये क्वेश्चन बड़े इजी लगेंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, which of the following which would you accept as the most appropriate definition of liberty? इजी है, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टाइरनी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, ये भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, ये भी हो सकता है। इसको मैं राउंड मारता हूँ। 86, which of the following statement is not the most likely measure the government RBI takes to stop the slide of Indian rupee? मतलब इंडियन रुपी अगर अप्रिशिएट हो रहा है या डिप्रिशिएट हो रहा है, क्या कबिंग, मतलब अप्रिशिएट हो रहा है, तो कबिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, नहीं, प्रमोट एक्सपोर्ट करेंगे तो और डॉलर आएंगे और अप्रिशिएट हो जाएगा हमारा, ये नहीं करेगा। एंकरेजिंग इंडियन बोर्ड्स टू इशू रुपी, नहीं, ये भी नहीं करेगा। ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और फॉलोइंग एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज, इसको आगे देखते हैं। मैं एक बारी राउंड मार रहा हूँ, थोड़ा भी इस टाइम दिमाग फ्रेश करना पड़ेगा पानी पी के, बट पानी पियेंगे एक बारी सारे श्योर करने के बाद। आरबीआई रिसेंट डायरेक्टिव रिलेटिंग टू द स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम, इस टाइम आके ना दिमाग ये हो जाता है यार, श्योर का भी पता नहीं होगा नहीं होगा, छोटे क्वेश्चन चाहिए, बट पढ़ लेते हैं क्योंकि मैंने पेमेंट सिस्टम डाटा का स्टोरेज का ये रोज न्यूज़पेपर में चला था, मैंने इसके नोट्स भी बनाए थे, तो मुझे पता है, मुझे मैं कर सकूंगा, इसलिए एक बार देखते हैं। दे शैल इंश्योर दैट, नहीं तो मैं इतना बड़ा क्वेश्चन देखते एक बार राउंड मार देता, एक्चुअल बता रहा हूँ आपको। दे शैल इंश्योर दैट एंटायर डाटा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेटेड बाय देम आर स्टोर्ड इन सिस्टम इन ओनली इन इंडिया, ये बात तो ठीक है इनकी, क्योंकि इन्होंने बड़ा भी इसका लफड़ा भी चला था। दे शैल इंश्योर दैट द सिस्टम्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर, नहीं, ये गलत है, अगर पब्लिक सेक्टर का करेंगे तो प्राइवेट को तो जगह नहीं मिलेगी, तो गलत है। 2 तो हटाओ, तो 1 ओनली, 3 ओनली, तो 1 तो ठीक है, ए का ठीक है। 88, कई बार एलिमिनेशन टेक्निक से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अच्छा 88, which of the following adopted a law on data protection privacy for its citizens known as General Data Protection Regulation in April 2016 और implementation 2018 से की थी यार, ये पता नहीं यूरोपियन यूनियन था या यूएस या ऑस्ट्रेलिया, इसको आगे देखता हूँ, मुझे पता है इसका आंसर, राउंड मारता हूँ क्योंकि मेरा इस टाइम दिमाग थोड़ा, जब तक देखूँ ना कि श्योर कितने क्वेश्चन हो गए हैं तो दिमाग काम नहीं करेगा। Recently, India signed a deal known as Action Plan for Prioritization and Implementation of Corporate Operation Areas in the Nuclear Fields, which are the following countries. इस पे भी राउंड मारता हूँ मैं क्योंकि मुझे जापान और रशिया में से लग रहा है, आगे देखते हैं। द मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच आर द फॉलोइंग? इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो, इससे तो पैसा कम हो जाएगा अगर गवर्नमेंट बैंक अपने पास पैसा ज़्यादा रखेगा, कम आगे मार्केट में देगा तो कम होगा, इकोनॉमी में नहीं आएगा। इंक्रीज इन द बैंकिंग क्रेडिट ऑफ पॉपुलेशन, 90 का भी सीधा मारो, देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बैंकिंग हैबिट लोगों की बड़ी और पैसा मार्केट में आएगा, तो अच्छी बात है। लोग मतलब अपने घरों की बजाय बैंक में जमा करेंगे, बैंक के पास मोर दे हैव टू लेंड, तो ये ज़्यादा ठीक है क्वेश्चन। 91, यार इतना बड़ा क्वेश्चन मेरे अंदर देखने की हिम्मत नहीं है इस टाइम, इसको मैं अभी बाद में देखता हूँ। द वर्ड डेनिसोवन, ये तो 92 पे बी में डालूंगा, यही हिंदू के न्यूज़ एनालिसिस से मैंने निकाला था, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू की मैगजीन जो मैंने फाइल बनाई थी उसमें डाला था ये डेनिसोवन, दिसंबर में आया था, मुझे याद भी याद है ये। 93 विद फंक्शन साइंस, डीएनए आरएनए इस टाइम आके हिम्मत नहीं होती, इसको मैं भी नहीं करूँगा। 94, अ डिजिटल सिग्नेचर इज, और अभी मैं इसको भी राउंड डालूंगा क्योंकि मुझे पता है बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, इतना लंबा क्वेश्चन इस टाइम आगे करना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेरिएबल टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क, वेरिएबल मतलब जो घड़ियाँ गुड़ियाँ आजकल स्मार्ट वॉच चली हैं। लोकेशन आइडेंटिफिकेशन, हाँ बिल्कुल हो जाता है जीपीएस से। स्लीपिंग मॉनिटर, हाँ ये भी देखता है वो। हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड वो छू के भी देख सकता है, हाँ ठीक है। 1 2 एंड 3, 1 एंड 2 तो ठीक है ही, 3 का मुझे इतना शो नहीं था बट इससे निकल गया, 95 का डी है, ये भी हो गया। और 96, RNA interference technology gained that is used in gene, यार ये तो मैं क्रॉस मारा हूँ, मैं इसको नहीं देख पाऊंगा। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जाइंट ब्लैक होल्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? अब मैं अगर ये क्वेश्चन देखा था जब उस टाइम भी, तो मुझे याद था क्योंकि मैंने इसका जब बनाया था प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 4 ही पॉइंट बनाए थे कि इससे हमारी ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट होंगी, तो सीधा सीधा 97 का बी डालूंगा मैं, क्योंकि यही वो होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता। विच आर द फॉलोइंग रीजंस फॉर द ऑकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, इसकी ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, इस पर राउंड डालूंगा, हिम्मत नहीं है इस टाइम।
व्हाट इज Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन इन न्यूज, ये तो मुझे पता है, वो जीन एडिटिंग के काम आता है ये। 19 का यही न्यूज़पेपर से निकालना जब प्रीलिम्स के लिए, तो ऐसे ही निकाला जाता है। 100 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV। एच पता नहीं मुझे ये हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी डज नॉट हैव अ वैक्सीन, और हेपेटाइटिस नहीं, ये गलत है। 100 का बी। अब एक बार हम देख लेते हैं, मैंने साथ साथ लिख रहा था तो कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आई एम काउंटिंग। 52 53। अब हमारे 53 हो गए हैं श्योर, मतलब इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है। अब कोई भी डाउट नहीं है वाले आ गए हैं, तो कोई भी डाउट नहीं है इसका मतलब है तो 106 स्कोर श्योर में, ये बहुत अच्छा स्कोर आता है माना जाता है। तो मैं समझता हूँ, और मुझे लगा हो सकता है पेपर इजी ना आया हो, तो थोड़े से मैं अपने जो मेरे को कन्फ्यूजन वाले हैं उनको देख लेता हूँ। कन्फ्यूजन में मैंने डाला था 1 को, मैंने साथ साथ लिखा हुआ है कहीं, आप ये नहीं सोचना मैं इधर, तो क्योंकि राउंड नहीं मारना मुझे आता कैसे मारते हैं इस पे PDF फाइल पे, बट मैंने साथ में पेपर पे लिख लिया था कि किस क्वेश्चन में मैंने राउंड मारा है। जागीरदार वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स। हाँ, होल्डर्स जागीरदार मुझे इतना पता है, मुगल्स में क्या होता था कि जो उनके यहाँ काम करते थे उनको पैसे की बजाय जागीर दे देते थे, तो लैंड असाइनमेंट्स इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, ये ठीक लग रहा है मुझे। वे आर जमींदार वो होल्डर रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन। हाँ, जमींदार तो बड़े बड़े जमींदार ठीक है। और लैंड असाइनमेंट्स टू जगीदा वो हेरिडिटरी एंड रेवेन्यू हेरिडिटरी, ये गलत लग रहा है मुझे, तो मैं डालूंगा 1 का ए। ठीक है, अब मैंने डाला था 6 पे, वो डाला था 6 का देख लेते हैं। ऑल इन अच्छा, ये तो मेरे को पता था, ये दोनों ठीक हैं, निकर जी और ये। तो अब 2C और D में से एंटी टंचबिलिटी के बारे में महात्मा गांधी जी ने बोला तो है, तो मैं D को मारता हूँ। ठीक है, D। फिर मैंने मारा था 10 पे, विद रेफरेंस टू फोर्स लेबर इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट वॉज कंसिडर्ड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द टैक्स, मतलब पेड बाय द पीपल, और द फोर्स लेबर वॉज एंटाइटल टू वीकली वेजेस। C डालता हूँ, 10 का C, क्योंकि A और C में मुझे कन्फ्यूजन है, बट C डाल देता हूँ। अब 11 में भी देखना था मैंने, 11 का क्या है। कल्याणा मंडपा वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन द किंगडम ऑफ, यार ये मुझे विजयनगर ही लग रहा है, मैं विजयनगर डाल देता हूँ। 11 का D, चालुक्य का एक बार बाद में देखेंगे D। और उसके बाद 12, इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज आमिल। द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज, ये तो गलत है, 2 गलत है, तो 1 एंड 3 में देखना। ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू, पता नहीं यार, मुगल्स के टाइम पे था मुझे नहीं पता, खलजी के टाइम पे था नहीं था। 12 का A डाल देता हूँ, ET बाटा करके। 13 को तो मैंने उसमें ही डाल दिया था। 12 के बाद मैंने क्या लिखा, 15, ये आ गया। विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग, तेज बहादुर सप्रू, KC न्योगी, PC जोशी के, न्योगी जी का मुझे पता था। 2 ठीक है, तो 1 एंड 2 और 2 एंड 3, 1 2, मतलब 1 तो ठीक है ही। PC जोशी का देखना, जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन में ना तीनों ही ठीक होते हैं, पता नहीं हो ना हो, बट मैं D मतलब मैं जो रिस्क लेता हूँ वो D का, मतलब ऑल ऑफ देम का लेता हूँ। तो 15 का D, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब आने वाला है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स, टेम्परेट एल्पाइन मुझे पता है कि जो हाइट पे होगा, और जो ना ही ट्रॉपिकल होगा ना ही कॉनिफरस होगा बीच में, ना ही प्रॉपर फ्रोजन होगा, तो मनस, और मुझे नाम दफ़ा, सॉरी नाम दफ़ा अरुणाचल में, नाम दफ़ा, और मुझे वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड में, इसमें कंफ्यूजन लग रहा है, मैं नाम दफ़ा देख लेता हूँ क्या होता है, नाम दफ़ा इसका ठीक हो। 18 का B डाल देता हूँ। और 24 में डाला था मैंने, इसके बाद 24, इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल प्रॉपर्टी लाइन्स आर हाईएस्ट समन स्टेट्स। इसमें पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट मुझे लग रहा है, इस पर B में डाल देते हैं। और उसके बाद मैंने 32 पे रखा था, साथ साथ मैंने लिख भी लिए थे 32 एक रफ शीट पे। 32 है, हाँ, वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन गैस एमिशन राइस पेडीज। मैं इस पे वैसे ज़्यादातर ना हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 डालेंगे, क्योंकि कई बार मैंने बताया ना कि कई चीज़ें हमें बताने के लिए होती है, सिखाने के लिए होती है, तो मैं D डालूंगा इस पर। उसके बाद आता है 35, 35 कार्बन, ये भी मैं जैसे मैंने बताया आपको कई चीज़ें, D डालूंगा इस पर भी। और इस पर मैंने रखा है 43,
ये होता है तरीका जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। 43, हाँ जी। अच्छा, इसमें मुझे कन्फ्यूजन थी 43, मुझे कन्फ्यूजन थी बी और डी में, तो मैं इसमें भी डी ही डालूंगा। अब मुझे नहीं पता ये क्या है क्या नहीं, बट मैं बी और डी डाल देता हूँ। तो ये डी डालूंगा। और बी लग रहा था मुझे, डी भी लग रहा था, तो बड़ी मैं जब ये चीज़ें होती हैं कई बार सीखने की भी, तो मैं डी में डाल देता हूँ। और उसके बाद 43 के बाद था मेरे पास 55। 55 का है एज पर द शेड्यूल ट्राइब्स। अच्छा, ये फॉरेस्ट ज्वेलर्स वाला। अब ये मुझे इसमें कंफ्यूजन थी कि 1 2 3 है या 2 1 3 है, बी या डी। तो मैं इसमें ना डी डाल देता हूँ इसमें भी, 1 2 3। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, आगे आप लोगों को अपना तरीका होगा, बट मेरा जो तरीका है मैं उसमें बता रहा हूँ, ऐसे करता हूँ मैं। अच्छा, 15 7 50 18 पेटी टू भी, ये तो मुझे पता था 2 तो गलत है, 1 और 3 में देखना है मुझे कि 3 ओनली है या 1 और 3 है। तो मैं इसमें 1 और 3 डाल देता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता ठीक है या नहीं है। 58 का देखते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, स्टेट्स सेंटर, ये दोनों बातें ठीक लग रही है मुझे, तो इसका सी डाल देते हैं। अच्छा, 59 नहीं, इस बार था 68। हाँ, एज पर द लॉ द कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। इसमें कोई बुराई नहीं लग रही मुझे, मतलब इस ऑप्शन में ये ठीक ही होगा। पीपल्स पार्टिसिपेटरी इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी कब आता है, जब बहुत सॉलिड स्टेटमेंट हो जाती है। तो मैं इसमें डालूंगा ए ओनली, 68 का ए। आगे भगवान देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और उसके बाद 70 देखना था, विद रेफरेंस टू इंडियाज 5 ईयर प्लान विद द फॉलोइंग इन द 5th ईयर प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंस। देखिए, मुझे सेकंड का पता है, वो फर्स्ट का पता है, सेकंड का आई एम नॉट श्योर कि क्या है क्या नहीं। तो 1 है तो 1 2 और 3, 1 2 और 3 है ही, 1 और 2 है, 3 देखना ठीक है नहीं है। इन द 5th 5 ईयर प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। 5th फाइनेंशियल ईयर में जाके 25 साल बाद 30 साल बाद जाके फाइनेंशियल सेक्टर को इंक्लूड करें, नहीं नहीं नहीं। तो मैं इसका 70 का ए डालूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग करते हैं पेपर सॉल्व। अच्छा, उसके बाद 73, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स और सेक्टर बाय, मैं इसमें डालता हूँ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फंड, क्योंकि सिलेक्ट करना है, अपॉइंट नहीं करना, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट तो फाइनेंस मिनिस्ट्रीज ही करती हैं अपने पसंदीदा आदमी को कि इनको बना लो, सिलेक्ट करना है ना। हाँ, मैं इसका सी डालता हूँ। और फिर 78, इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओह, ये मेरे ख्याल से रिसाइकिल प्लास्टिक को लेके ना हो, तो मैं 78 का डाल देता हूँ बी। उसके बाद था 85, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग को लेके मैं इसमें डालूंगा लिबर्टी को लेके एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। मतलब मैं इसमें कैसे सोच रहा हूँ कि यार आजकल गली मोहल्ले में लोग कहीं भी गली बंद करके अपनी जागरण हो रहा है या कुछ भी हो रहा है बंद कर देते हैं, तो बेसिकली कोई टोकी टुकाई नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट है ना। बाकी देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट आने में पता चलेगा। 86, फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट आरबीआई टू स्टॉप द स्लाइड। ये ठीक है, 1 तो ठीक है, इंडियन उसमें वो करेंगे तो वो भी ठीक है। ईजिंग कंडीशंस रेटिंग टू एक्सटर्नल फॉलोइंग एक्सपेक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसीज को करने से तो कुछ नहीं होगा, तो 86 का मैं डी डालूंगा। उसके बाद 88, विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड लॉ जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन अप्रैल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन। 88 का सी डालूंगा। अब देखिए, मुझे अब दोबारा आया तो मुझे याद आ गया कि यूरोपियन यूनियन है इसका आंसर। फ्रेश माइंड से आया हूँ, थोड़ा पानी पी लिया है मैंने। रिसेंटली इंडिया साइंड, मुझे जापान और रशिया में लग रहा है, बट ज़्यादातर न्यूक्लियर हमारा ना रशिया के साथ ही रहता है प्यार मोहब्बत, तो 89 का बी डालूंगा। फिर 94 का देखते हैं, 94 डिजिटल सिग्नेचर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट यूज सर्वे यूजर, ठीक है, यूज टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू असेस इन्फॉर्मेशन, ये भी ठीक लग रहा है। एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग हो सकता है, इसका भी मैं डी डालूंगा, क्या होता है हमें सिखाने के लिए वो थोड़ा। 1 2 और 3 डाल देता हूँ। आगे आंसर देखते हैं क्या होता है, भगवान जाने। 95 कर ही लिया था। 98, 98 देखते हैं अब। Which of the following are the reasons for the occurrence of multi-drug resistance in microbial pathogens in India? Genetic predisposition, क्या इतने अजीब से क्वेश्चन वो डाल देते ना, ये तो पता नहीं। टेकिंग इनकरेक्ट डोजेस, ये तो मैंने पढ़ा, हाँ इनकरेक्ट डोजेस ठीक है, 2 ठीक है।
यूजिंग एंटीबायोटिक्स एंड लाइफस्टाइल फार्मिंग, ये भी ठीक है। 2-3 तो ठीक है, 2-3 से कुछ होता है, 2-3 अलग से भी है और 2-3 एंड 4 भी है, मतलब 1 तो गलत ही है। और एक मल्टीपल क्रोनिक डिजीजेज इन सम पीपल, इससे ड्रग रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, तो मैं 2 एंड 3 डालूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं रिस्क वाले जो हमने करे थे रिस्क में 5 क्वेश्चन, 7 नंबर, अभी टाइम है हमारे पास तो 7 नंबर देखेंगे। विच द फॉलोइंग अर्बन साइट, चनुदारो कोडीजी सोगावा देसलपुर, पता नहीं कौन सा है यार, डी डाल देते हैं देसलपुर। 28 सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस, सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस, ये बात भी ठीक लगी मुझे तो। ये सम स्पीशीज ऑफ मैरीन हर्बीवोरस, सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस, विविपेरस नहीं समझ आ रहा मुझे, इसका हिंदी वर्जन देखता हूँ। क्या सांपों की कुछ जातियाँ सजीव प्रजक होती हैं, साला सजीव प्रजक नहीं पता, तो ऑल ऑफ देम डाल देता हूँ 28 का डी। ठीक है, और फिर मैंने डाला था 33 छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में तो मध्य प्रदेश ना हो तो 2 का, फिर उसके बाद 2-3-4-1 डाल देता हूँ मैं, 2-3-1-4 2-3-4-1, 33 का बी डाल देता हूँ। और फिर 17 भी था, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम, यार ये मुझे याद आ रहा है, ये सब ना जहांगीर के वो थे चौंचले, मतलब अनारकली के साथ भी, और वो भी मतलब उसको ये चीज़ें पसंद थी, मतलब गाना, मतलब ये पोर्ट्रे बनाना अपना, ये सब, इसका डालो सी डाल देता हूँ। और एक था 39 इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफुरान मिथाइल पैराथन फोरेट, ये सब ये था तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, शायद ये प्रिजर्वेटिव्स में काम आता हो, तो 39 का बी डाल देता हूँ। ठीक है, बाकी मैंने क्वेश्चंस छेड़ने नहीं है क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। अब टोटल मैंने अटेम्प्ट्स देखूं मैंने कितने कर दिए, 83 अटेम्प्ट्स करे हैं मैंने, जिसमें से मैं 53 में श्योर हूँ। अब इसकी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फिर एडिट करके एक कर दूंगा, तो लेट मी कैलकुलेट कि क्या होता है क्या नहीं होता। हाय गाइस, हाउ आर यू। तो सॉरी, आप लोगों को तो कंटिन्यू जा रहा है। अब मैंने इसका रिजल्ट का निकाला है, तो देखिए श्योर मेरे जो क्वेश्चन थे 53 थे, और मैंने आपको बताया श्योर में आपको चांस उन्हीं पे लेना है जिसमें आप डेड श्योर हो, तो 53 मेरे ठीक निकले, इंटू 2 106 नंबर। कंफ्यूजन में मैंने जो टोटल अटेम्प्ट किए थे तो वो 25 किए थे, जिसमें से भगवान की दया से 14 राइट और 11 रॉन्ग निकले, तो नेट स्कोर 20 बन गया। ज़्यादातर लोगों का ये उल्टा हो जाता है, कई बार हमारे साथ भी हुआ है, राइट 11 रॉन्ग 14, बट यहाँ आपको नेट स्कोर मिल जाता है, चाहे 15 मिले, चाहे 10 मिले, 15 मिले, ये स्कोर मिल जाता है। ये इस बार मेरी किस्मत अच्छी थी तो मुझे 20 मिला। रिस्क में मैंने टोटल 5 अटेम्प्ट किए, राइट मेरे 2 निकले, रॉन्ग 3 निकले, तब भी नेट स्कोर मुझे 2 मिल गया। बाकी हर बार मेरे साथ ये होता है कि मुझे यहाँ पे 0 ही मिलता है। कंफ्यूजन में मैंने हमेशा देखा है कि 10 से 12 नंबर मिल जाते हैं, तो ये टोटल स्कोर जो मेरा बनता है वो बनता है 128.76। क्वेश्चंस जो मैंने अटेम्प्ट नहीं करे वो हैं 17। तो गाइज अब ये याद रखिएगा, अब आप सोच रहे होंगे कि देखिए मैं अब आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं इसका, कि कभी भी आपकी तैयारी डिपेंड जब करती है ना कि प्रीलिम्स को लेके हाउ स्ट्रांग यू आर, तो डिपेंड करती है कि आप अपने श्योर क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। मतलब अगर आपके श्योर क्वेश्चंस, देखिए मेरा इस बार 53 निकला है, तो आई एम नॉट, मतलब मैं ये नहीं है कि बहुत खुश हो रहा हूं। कई बार मेरे ये 57 भी निकले हैं, कई बार 56 भी निकले हैं, कई बार ये स्कोर मेरा 46 भी आया है। तो आपको अपने कोई भी हो, कितना ही इंटेलिजेंट हो, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो द वन ऑफ द हाइएस्ट स्कोरर्स इन जीएस मेंस, इन जीएस सब्जेक्ट में। कभी भगवान ने क्या, हमारी गलतियां थी, कभी हमने सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं दिया। मुझे आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन जीएस, जनरल स्टडीज मुझे बड़ी अच्छा लगता था नॉलेज गेन करना, तो आई नेवर टुक माई ऑप्शन सीरियसली, तो इसलिए हमेशा उसके स्कोर इतने कम रहे मेरे कि मैं लास्ट तक पहुंच नहीं पाया, मतलब पहुंचा तो निकल नहीं पाया। तो ये देखिए, होशियार हो, इंटेलिजेंट हो आदमी, चाहे कुछ हो, उसका सारा मेन फोकस यहां आना चाहिए कि आपके श्योर कितने अच्छे हो सकते हैं। 45 से अबव अगर आपके श्योर होते हैं तो इसका मतलब यू आर इंटेलिजेंट एंड यू हैव प्रिपेयर्ड इनफ।
अब उन होशियारों का जिनका नहीं हो पाता, वहां क्या दिक्कत है, कई लोग वहां उसको छोड़ देते हैं। दूसरा क्या है कि आपने कितनी स्मार्टली प्रिपरेशन करी है। देखिए, अगर आपको मैं कहता हूं कि आपने दिल्ली से बॉम्बे जाना है, आप चल के भी जा सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, आप ट्रेन में भी जा सकते हैं जिसमें कम मेहनत लगेगी, मेहनत नहीं लगेगी बट टाइम लगेगा उसमें भी 2 दिन। आप फ्लाइट में भी जा सकते हैं जिसमें आप 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगे, आप कन्वीनियंटली पहुंच जाएंगे। बट यही तरीका होता है, इसलिए मैंने चैनल बनाया है थिंक डिफरेंट, कि आपको मेहनत तो करनी है। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अगर सुबह की फ्लाइट है सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, सुबह टैक्सी लेनी पड़ेगी, एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, एयरपोर्ट से में फिर फ्लाइट लेनी पड़ेगी, बॉम्बे उतरना पड़ेगा, फ्लाइट उतारे ना उतारे, बॉम्बे उतर के फिर टैक्सी लेके अपनी डेस्टिनेशन पहुंचना पड़ेगा। बट आपको स्मार्टली थिंक करके कि अपनी मैं कैसे फ्लाइट की टिकट बुक करा सकता हूं टू रीच बॉम्बे सेफली एंड फास्ट। तो फर्क ये नहीं है कि मेहनत ज्यादा करने का या ज्यादा बुक्स पढ़ने का, मेन फर्क आता है कि कैसे आप अपने ये जो 45 से 53 तक लेके आ सकते हैं क्वेश्चंस, या 50 तक लेके आ सकते हैं, और जो कंफ्यूजन में जो आपने अटेम्प्ट करने हैं वो उनको कैसे बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो थोड़ा सा मैंने जो ये हिंदू एनालिसिस शुरू किया है, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट द व्यूज, आई एम मोर कंसर्न कि ज्यादा लोग इसलिए आए कि लोग देखें और समझें कि हम, और मैं उसमें अगर 15-20 मिनट का लेक्चर भी बना रहा हूं या 10 मिनट का भी बना रहा हूं, तो आप ये सोचिए कि मैं 4 घंटे दे रहा हूं उस न्यूज़पेपर को सिर्फ ये देखने के लिए कि प्रीलिम्स के लिए इसके साथ मैं क्या निचोड़ सकता हूं, प्रीलिम्स के लिए क्या नहीं कर सकता हूं। मैं मेंस का नहीं कर रहा हूं, सिर्फ प्रीलिम्स का कर रहा हूं। और अगर आप लोगों को लगता है कि व्यूज के लिए, कोई अर्निंग के लिए है, तो अगर कभी भगवान ने, अभी तो व्यूज ही नहीं है, जब बढ़ा लिए और अगर अर्निंग आनी शुरू होती है तो आई एम गोइंग, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं उसके बाद अपने पूरा YouTube का डेटा एनालिटिक्स शो करूंगा। अगर उससे हमारे को 1 रुपए से लेके 1 करोड़ क्या कितनी भी इनकम होती है, वो सारा डोनेट करा जाएगा। और अब मुझे नहीं पता कहाँ करना है, वो भी मैं आप लोगों से राय लूंगा, सब कुछ होगा, सब बैठ के बात होगी। और हमारी फैमिली जो बड़ी बनेगी इस व्यूअर्स के साथ, सिर्फ और सिर्फ जो YouTube से इनकम होगी इट विल बी डोनेटेड। आई वोंट यूज अ सिंगल पेनी, मैं अभी बता रहा हूं आपको, सिर्फ डोनेट की जाएगी। और वो जहां भी जाएगी उसकी रिसीट्स वगैरह शो एवरीथिंग। तो इसलिए मत ये सोचेगा कि मैं जो ये कर रहा हूं किसी अर्निंग की वजह से कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मैं नहीं कर पाया तो मेरे पास जो इतनी नॉलेज है कि हाउ टू क्रॉस प्रीलिम्स, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। कैसे आप ये 45 से 50 तक अपने श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आ सकते हैं, कंफ्यूजन में कैसे क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ के, या कैसे, मेरी कोशिश ये है कि मैं जीएस के लिए प्रीलिम्स भी शुरू करूं। उसके लिए मुझे तो कुछ रिसोर्सेज चाहिए, कुछ लोगों की हेल्प चाहिएगी, कैसे मैं एक टीम बना के, सब कुछ होगा, हो चुका है और सब कुछ फाइनली भगवान करे सब कुछ जल्दी हो जाए। तो ये था कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं, हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स। थोड़ा रॉ लगा होगा, थोड़ा अच्छा लगा होगा, पता नहीं थोड़ा बुरा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये बेसिकली एक जनरल आपको व्यू दिया गया है, एक्चुअल व्यू दिया गया है कि जब आप एग्जाम हॉल में होते हो तो कैसे हाउ टू सॉल्व पेपर। आने के बाद जो एनालिसिस करते हैं वो बहुत अच्छा, हमें भी पता चलता था कि कैसे क्वेश्चन क्यों आया है, कहां से आया है। बट असली ओवरव्यू मुझे यही चाहिए था कि कोई मुझे बताए कि भैया पेपर में देखते टाइम आपके साथ होता क्या है, कैसे करते हो पेपर, कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो आपके लिए मैंने ये निकाला है। और दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, होप यू हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।